विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर इनके हर एक क्षेत्र में के कार्य का प्रचार करने हेतु उनकी स्मृति को समर्पित है वी द पीपल, हम भारत के लोग। इस वीडियो श्रृंखला का निर्माण जागर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जी द्वारा सभी क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए अनगिनत कार्यों को आपके सामने लाना हमारा छोटा सा प्रयास है। भारत के सभी लोगों को प्रगतिशील बनाने तथा क्रांतिकारी और बेहतरीन विचार देकर आधुनिक भारत की नींव रखने वाले इस महानायक को शत शत प्रणाम। आइए देखते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी में बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा मजदूरों की भलाई के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। देश के कमजोर हिस्से को ऊपर उठाना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, ये सोचती बाबा साहब आम्बेडकर जी की। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में कपड़ा मिल जैसे कई उद्योग स्थापित किए। सस्ते कच्चे माल और सस्ते श्रमिक एवं उनसे प्राप्त भारी मुनाफा, ऐसे उद्योगवादी नीतियों के कारण छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों का बड़े पैमानों पर शोषण हुआ। नए उद्योगों के कारण ग्रामीण शिल्पकर्म उद्योग बंद हो गए, गरीबी बढ़ी। कृषि की कमी के कारण मिलों और कारखानों में कामगारों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। औद्योगिक मालिक और प्रबंधकों के शोषण से पीड़ित मजदूर इस शोषण से बाहर निकलने का रास्ता चाहते थे। 1890 में राव बहादुर मेधाजी लोखंडे ने मजदूरों के बीच जाति व्यवस्था के खिलाफ मिल मजदूरों का बड़ा संगठन किया। इसी संगठन के माध्यम से विधवाओं के केशवपन के खिलाफ पहली नाभिक हड़ताल का आयोजन आदरणीय सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले और नारायण मेधाजी लोखंडे इन्होंने किया। श्रमिक आर्थिक शोषण के खिलाफ तभी लड़ सकते हैं जब वे अपनी जाति व्यवस्था और अधार्मिक प्रथाओं के खिलाफ खड़े होंगे। इस पृष्ठभूमि में श्रमिकों को बाबा साहब आम्बेडकर जी के कार्यों को समझना आवश्यक है। साल 1925 में जब बाबा साहब आम्बेडकर जी इम्प्रूवमेंट चाल में रहते थे, तब उन्होंने श्रमिकों का जीवन, उनकी समस्याओं, उनके मुद्दों को करीब से देखा। उनकी भूमिका श्रमिकों के शोषण को समाप्त करना, उन्हें संगठित करना और श्रमिकों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करवाना यह था। शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से साल 1956 के दौरान मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक का संपादन किया। 15 अगस्त 1936 में लेबर पार्टी की स्थापना हुई। पार्टी का नारा था मजदूरों, किसानों और सभी जाति और धर्मों के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना। बाबा साहब का मानना था कि पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद श्रमिकों के लिए खतरनाक है। ब्राह्मणवाद एक ऐसा विचार है जो समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का विरोध करता है। जाति व्यवस्था मजदूरों और श्रमिकों को विभाजित करती है, इसलिए जाति व्यवस्था को नष्ट करने की जरूरत है। सितंबर 1938 में सरकार ने औद्योगिक विवाद विधेयक प्रस्ताव लाया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने विधानमंडल में इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा, हड़ताल करना फौजदारी गुनाह नहीं है। किसी भी आदमी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना उसे दास बनाने से कम नहीं माना जा सकता। श्रमिक को हड़ताल के लिए दंड देना उसे गुलाम बनाने जैसा है। हड़ताल एक मौलिक स्वतंत्रता है जिस पर मैं किसी भी सूरत में अंकुश नहीं लगने दूंगा। यदि स्वतंत्रता सभी नेताओं का अधिकार है तो हड़ताल भी श्रमिकों का पवित्र अधिकार है। बाबा साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार माना। विरोध के बावजूद इस बिल को पास करा लिया गया। इसे काले विधेयक के नाम से पुकारा गया। इसी विधेयक के विरोध में डॉक्टर आम्बेडकर जी के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 7 नवंबर 1938 को हड़ताल बुलाई थी। 1.5 लाख मजदूरों के सामने बोलते हुए बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक सत्ता श्रमिकों, किसानों और जनता के हाथों में होनी चाहिए। 12 और 13 फरवरी 1938 को मनमाड़ में रेलवे मजदूर परिषद में बाबा साहब ने कहा कि मजदूरों को राजनीति में भाग लेना चाहिए और राजनीतिक सत्ता लेने की भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिटिश शासन दौरान 1942 से 1946 तक 4 साल की अवधि में वाइसराय मंत्रिमंडल में वे बांधकाम, पाटबंधारे, ऊर्जा और श्रम विभाग के मंत्री थे। बाबा साहब ने श्रम मंत्री रहते हुए 4 साल के दौरान 4 त्रिपक्षीय परिषदें आयोजित की और श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कानून पारित किए। बाबा साहब ने 1946 में श्रम सदस्य की हैसियत से सभी क्षेत्रों में मजदूरों के लिए केंद्रीय असेंबली में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधी एक बिल पेश किया, जो 1948 में जाकर न्यूनतम मजदूरी कानून बना। मजदूरों के 12 से 14 घंटे काम करने के समय को बदलकर 8 घंटे का किया गया
औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कैंटीन का निर्माण करवाया। आज श्रमिकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता यह भी बाबा साहब की ही देन है। हर गांव में सरकारी सस्ते अनाज की दुकान, सभी को राशन कार्ड, अधिक श्रम करने वाले श्रमिकों को अतिरिक्त राशन, यह योजनाएं बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। प्रोविडेंट फंड, श्रमिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा, श्रमिकों के मुआवजे के रूप में बीमा कवर, पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन की समानता, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले महिलाओं की सुरक्षितता के लिए नाइट ड्यूटी पर रोक। इस प्रकार बाबा साहब ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कानून बनाए। जब वे श्रम मंत्री थे तो बाबा साहब ने कई कोयला खदानों और चाय बागानों का दौरा किया और मजदूरों से पूछताछ की। 9 दिसंबर 1943 को बाबा साहब ने धनबाद कोयला खदान का दौरा किया, यह देखने के लिए कि कोयला खदान में श्रमिक कैसे काम करते हैं। महिला श्रमिकों से पूछताछ कर अधिकारियों के साथ 400 फीट गहरी खदान में बाबा साहब उतरे। उन्होंने वहां ऑक्सीजन की कमी को महसूस किया। गर्भवती महिला श्रमिकों को खदानों में काम करते देख वह बहुत क्रोधित हुए। आदेश दिया गया कि गर्भवती महिलाओं को खदान में काम पर न भेजा जाए, उन्हें कई और काम दिया जाए। प्रसव से पहले 10 सप्ताह की छुट्टी और प्रसव के 4 सप्ताह बाद पूरी तनख्वाह से छुट्टी, यह बाबा साहब द्वारा महिलाओं को मिलने वाला मूल्यवान उपहार है। साल 1946 को भारतीय खान अधिनियम संशोधन पारित किया गया। बाबा साहब ने श्रम विभाग के तहत रोजगार कार्यालय केंद्र की स्थापना की। ऐसे कार्यालय जो कुशल और अकुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए शुरू किए गए थे। विनिमय केंद्र ने सेना के सैनिकों के पुनर्वास की सुविधा प्रदान की। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि देश में कई विभागों में श्रमिक की भर्ती सेवायोजन कार्यालय के तहत की जाती थी। यह बाबा साहब के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। इसका कार्य उपलब्ध नौकरियों के बारे में जानकारी प्रदान करना और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को सुविधा प्रदान करना यह था। इस तरह बाबा साहब ने देश की श्रम नीति तय की। बाबा साहब के माध्यम से श्रमिकों को हर साल मिलने वाला बोनस उनका एक अमूल्यवान उपहार है। जब बाबा साहब कानून मंत्री थे तब सरकारी कर्मचारी, घरेलू कामगार, मजदूर बाबा साहब के पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। बाबा साहब ध्यान से सुनते थे और उनके प्रश्नों को हल करते थे। इसलिए उनका बंगला उस क्षेत्र में इंसाफ की कोठी के नाम से जाना जाने लगा। कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम निजी सचिव से लेकर सफाई कर्मचारी तक को सभी को उचित नौकरी और आवास मुहैया कराकर बंगला छोड़ दिया। तो क्या बाबा साहब का श्रम कल्याण का कार्य एक जाति या धर्म तक सीमित था? क्या बाबा साहब के श्रम कानून का लाभ केवल अछूतों को ही मिला? सभी श्रमिकों को यह समझना जरूरी है कि उनका कार्य किसी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनका श्रमिक वर्ग की उन्नति से जुड़े अनेक पहलुओं को भारतीय इतिहासकारों ने नज़रअंदाज किया। नतीजा ये हुआ कि सभी शोषित वर्गों के लिए काम करने वाले महापुरुषों को हमने किसी एक जाति में बांध रखा। इस पर हम भारतीयों को दिल और दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय भीम।